जो यूपीएससी के प्रिपरेशन एक्चुअल में शुरू करना चाह रहा है, तो पब्लिक सर्विस है क्या बेसिकली? मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे होते कि हमें मार्क्स आने हैं, मार्कशीट। बिजनेस हो चुका है आज का एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे तो हमें आज जरूरत है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करें। क्या हम वो स्किल दे पाए हैं? तो बिगेस्ट आंसर इज नो। डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग ट्रीज। क्या इतने सालों में इन्फ्लेशन नहीं हुआ? इतने सालों में क्या हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ? इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा देश, चाइना हमसे बहुत आगे है। बिल्कुल इमरजेंसी जैसा हाल हो जाए, उस कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं, भड़का सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं। एज वाइज रेगुलेटेड आवर्स हैं। ये हार्श रियलिटी है। द सक्सेस रेट इज 0.001%. Darpan proudly presents the voice of India's students, farmers, women and the poor. ये है आम जनता की आवाज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ आम जनता की आवाज। कहते हैं पॉडकास्ट में उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो आपके सारे राज जानते हो या फिर आपके पुराने दोस्त हो, पर मैंने आज ये रिस्क ले लिया है। मेरे साथ है मेरे कॉलेज मेट मिस्टर नमन रस्तोगी। वेलकम नमन। Thank you so very much for giving me this opportunity to be on your show. आम जनता की आवाज। Thank you. Let's start. Yes. Okay. Where you grown up? As you already know that I am from the same town where you belong. So I come from a small town that's Amroha, and it is about 130 kilometers from Delhi. So yes, I come from a small town that is Amroha. Okay. You come from a business family. What is good, business or job? ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है। समय के अनुसार आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपके अंदर वो फैक्टर है, स्ट्रेंथ है, वो रिस्क लेने की। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो बिजनेस इज़ गुड। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या आपको एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, देन यू शुड गो टूवर्ड्स जॉब। सो मेरी बिलोंगिंग्स या मेरी जो बिलोंगिंग्स है, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, वो बिजनेस ओरिएंटेड है। तो मैंने बचपन से बिजनेस भी देखा है, और मैं अभी एक मेडिकल बिलिंग कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने जॉब का भी देखा है। सो मोर और लेस आई फील आई एम अडेप्टेबल टू बोथ। सो मेरे लिए दोनों ही एक तरह से मेरे को दोनों का ही एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। अगर मुझे जानना हो कि व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, है ना, व्हाट इज़ योर एजुकेशन, है ना, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सो अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है, स्कूलिंग, प्राइमरीली जो मेरी स्कूलिंग हुई वो मेरे होम टाउन अमरोहा से ही हुई है। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल से की है। मैं एक विज्ञान का छात्र रहा हूं। उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस में अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त की है। अपने ही होम टाउन से, कॉलेज से ही मैंने बीएससी किया है। उसके बाद मैंने बीएससी करने के बाद मैंने जो मेरी रुचि थी वो पाया कि मैं एक अधिकारी के रूप में अपने आप को देखना चाहता था, चाहे वो एक सैन्य अधिकारी हो या वो एक पुलिस अधिकारी हो। फिर मैंने उसके पश्चात मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद बाय गॉड ग्रेस, और लाइक इट वाज नॉट इन माय फेट, लाइक वो मेरे शायद मैं उस काबिल नहीं था या वो चीज़ मेरे नसीब में नहीं थी, बट इट गेव मी अ गुड लर्निंग कि हाँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन मुझे एक डायरेक्शन दे गई कि किस तरह से लाइफ को हम कैसे लाइफ को देखना चाहिए, और क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारी सोशल लाइफ में, उसको कैसे हमने उस चीज़ को फेस करने के लिए हमको कैसे अडेप्ट करना है सोसाइटी में, उन चैलेंजेस को कैसे। बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन ने मुझे अपने सोसाइटी में रहने के लिए एक रेडी कर दिया है। जो रोल मेरी प्राथमिक शिक्षा का, जो मेरा एजुकेशन का था, वो नहीं कर पाया जो मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन ने किया। सो अगर मैं कहूँ कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तो मेरे को लोगों से बात करना, उनसे चीज़ें जानने में बहुत अभिरुचि है। मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो लोगों से बात करने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, ताकि मैं जान पाऊँ कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। बेसिकली यू केम अप विद सम एटिकेट्स। यस। जब आप छोटे थे तो आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कर नहीं पाए? हाँ, जैसे कि मैंने बचपन से देखा है, मेरे एक मामा जी थे, पुलिस में थे। वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पे उनका चयन हुआ था, फिर वो इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुए। मैंने शुरू से ही उनकी एक वर्दी का रुतबा, रौब देखा है कि लोग समाज में आपको कुछ, मेरा एक शुरू से ही ऐसा था कि मेरे को अपना परिचय देने की ज़रूरत ना पड़े। तो मुझे लगता था कि जो भी जॉब है या जो भी ये पद था पुलिस का, जिससे उनकी आइडेंटिटी क्या थी, यूनिफॉर्म, उन्हें बताना नहीं पड़ता था कि मैं फौज में हूँ या मैं पुलिस में हूँ। तो मेरे लिए शुरू से ही मैं एक पुलिस अधिकारी या सैन्य अधिकारी बनना चाहता था, जो मैं शायद अभी तक तो अचीव नहीं कर पाया हूँ, बट लेट इट बी, लेट्स सी अगर मैं कर पाता हूँ तो। इंशाल्लाह। इफ मनी वाज नॉट द फैक्टर, व्हाट वुड यू डू?
सो वट एवर वी डू फॉर आ मोटिवेशन। अगर मैं शुरू से ही बात करूं तो अगर हम कक्षा मैं जब 10 में था तब एक मोटिवेशन थी कि अच्छे मार्क्स लाने हैं। सो वट एवर वी डू इज ऑलवेज ड्रिवन बाय अ मोटिवेशन। सो मनी इज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज आई नो if there is a money, if money is involved in doing anything, so we will do it we'll give our best to it. So I don't think I will not do anything if there is no motivation, if there is not money involved. So yes, money for me is a motivation to do anything. बढ़िया mindset. Yes, indeed. Do you believe in luck or hard work? And why? अगर लक और हार्डवर्क का ये सवाल पूछा जाए तो हाँ, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि दोनों ही एक जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही लक और हार्डवर्क दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। हार्डवर्क के साथ साथ आपका लक भी होना जरूरी है। जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको हार्डवर्क की जरूरत तो है ही, बट हार्डवर्क के साथ साथ आपको उस गुड लक की भी जरूरत होती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो पक्का मैं इन दोनों चीजों में विश्वास करता हूँ। Because as we know, the competition is very high in every field. Yes. Okay. Biggest challenge in your life? जैसे जैसे अब एज हो रही है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समय के साथ, एक समाज का हमें पता चल रहा है, समाज से परिचित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में चैलेंजेस जो हैं, चैलेंजेस है एक मेंटल स्टेट और एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हो गया आज के दौर में, आज के समय में, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो ज़िंदगी है वो पूरी स्ट्रेस से भरी हुई है। सो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहना एक चैलेंज है अपने आप में, कि हम एक अच्छा माइंडसेट, एक काम एनवायरनमेंट में रह पाएँ। सो मेरे को लगता है कि ये चैलेंजिंग है, जो मतलब कोशिश करते हैं हम लोग कि एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रहें, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें। सो वो एक चैलेंजिंग है आज के दौर में। Because of the pollution and all. Biggest failure in your life? मतलब you think anything which is you think like it is a failure of my life? For me, yes, I was like my personality was always being like I wanted to be an officer. So yes, I will call it it is the biggest failure of my life that I am not able to achieve this till now. But instead of this, कुछ चीज़ें तो होंगी जो आपको लगता होगा कि हाँ, ये तो मैंने बहुत बड़ा कर लिया अपनी लाइफ में। समय है, आगे बढ़ रहे हैं, विस्तार हो रहा है, एक ब्लेसिंग है मेरे पास, वाइफ है, तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा पार्टनर होना भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। सो हैविंग अ पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स यू इज आल्सो a big achievement in itself. So yes, I have achieved someone who understands me more than me. You belongs to Amroha, you told us. Yes. कुछ facts जो आपको लगता हो? अमरोहा एक छोटा शहर है, छोटा टाउन है, और जो 2007 में डिस्ट्रिक्ट बना था, 2004 में डिस्ट्रिक्ट बना था, जो ज्योतिबा फूले नगर के नाम से जाना जाता है। जेपी नगर। एक छोटे टाउन की एक अपने आप में चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि मैं एक फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, तो फादर को जो नॉलेज थी वो अपने बिजनेस की थी, जो मैंने उनसे ही इनहेरिट किया है। चैलेंजेस थे कि हमें किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, गाइडेंस जो था मिला, बट जिस तरह का मेरा पैशन था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ जाना है, तो मुझे कक्षा 10 तक यूपीएससी के बारे में नहीं नॉलेज थी। सो दिस वाज द चैलेंज आई फेस्ड व्हेन आई वाज इन माय स्कूलिंग, एंड टुडे इफ आई टॉक अबाउट द टाउन इज डेवलपिंग, सो वी हैव our own challenges in the town, like we don't have much healthcare facilities in the town. और अगर मैं अपने शहर की कुछ प्रमुखताएं बताऊं तो अमरोहा, जैसे कि आपको विदित है, अमरोहा का जो नाम है वो वहाँ के दो चीज़ों से आया है, आम और रोहू मछली। अमरोहा एक अमन की नगरी है, तो ये बहुत अच्छा है मेरे शहर के बारे में, मेरे टाउन के बारे में, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं और हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अमरोहा में जो मतलब जिस टाइम आप पढ़ रहे थे उस टाइम आपको ग्राउंडेड गाइडेंस नहीं मिला, है ना? Exactly. और दूसरा एक फ्यूचर को लेकर के या फिर एम्प्लॉयमेंट को, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट है ना? लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, कोई भी 3 फेवरेट बुक? मेरे को एक्चुअली बुक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, बट मुझे रहा है इंटरेस्ट ऑटोबायोग्राफीज में या बायोग्राफीज में। सो मैंने अभी रिसेंटली अजीत डोवल, जो कि हमारे प्रेजेंट NSA हैं, देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सो उनकी पर्सनैलिटीज से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जिस तरह से उन्होंने पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा अपने कंधों पे उठा रखा है और जो चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं, तो मेरे को उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने में दैट इज माय फेवरेट बुक करंटली। सो येस, आई एम नॉट दैट मच इनटू नॉवेल्स एंड बुक्स दैट मच और लिटरेचर, बट येस आई एम इन ऑटोबायोग्राफी। सो मुझे उनकी पसंद है, और एक
डीजीपी रहे हैं अनिल रतूड़ी करके, उत्तराखंड के डीजीपी रहे हैं, उनकी भी बायोग्राफी आई थी, मैंने वो भी पढ़ी है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द बुक। तो मुझे बेसिकली ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज पसंद है, सो दीज आर माय फेवरेट। एज यू वर्क फॉर यूएस आउटसोर्सिंग, तो कुछ बताइए इसके बारे में, क्या वर्क है, कैसे? सो बेसिकली अभी मैं मेडिकल बिलिंग में काम कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मेडिकल बिलिंग बेसिकली होता क्या है, इंडिया का हेल्थ केयर और यूएस का हेल्थ केयर इज वे टू डिफरेंट। इन इंडिया we don't have much of insurances or health insurances, but in US it is totally based upon health insurances because the medical is so expensive in US. So I am working for a firm named Forefront Medical Billing. So it's a Sorry? Forefront Medical Billing. Forefront Medical. Yes, Forefront Medical Billing. So we have clients who deals in mental health. So हमारे पास practitioners हैं, doctors हैं जो mental health में deal करते हैं, और हम basically क्लेम क्रिएट करते हैं और क्लेम को सेटल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी की है, जिसमें मैं एक बिलिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। यूएस आउटसोर्सिंग की बात करें, क्यों यूएस ने इंडिया से आउटसोर्स कर रखी है इस तरह की, क्यों? द मेजर फैक्टर इज चीप लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड लैक ऑफ लेबर लॉज। सो इंडिया से उन्हें अच्छी और मोर एफिशिएंट लेबर मिल जाती है एट चीपर रेट्स, सो दैट इज व्हाई दे हैव आउटसोर्स दिस फैसिलिटी। सो यस, बिकॉज अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि वहाँ पे जो है वर्किंग आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं। हाँ, यस, है ना, और इंडिया में मंथली बेसिस पर है। बेसिकली द डिफरेंस इज कि इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो दे आर मोर टुवर्ड द कॉर्पोरेट, दे आर नॉट टुवर्ड द लेबर और द पर्सन हु इज एम्प्लॉयड, इट इज मोर टुवर्ड्स द एम्प्लॉय हु हैज गिवन द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट समवन। और जो आपका एम्प्लॉयर है वो हमें क्या करता है, वो आपको एक टारगेट दे देगा, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर मेंटल स्टेट और योर मेंटल हेल्थ। But in US, it is your wish if you want to work or not. If you are feeling that I won't be able to work or I'm not in a mood to work, then you can completely say that I will not be working or I'll not be entertaining and this work at this time. So you can work at your ease. Then only you will be paid for it as per based US laws. But in India, you have to work. You have no other choice. If someone has hired you, you are their employee. You have to work for your employee in no matter what your mental state is. So कुछ नहीं, हाँ, what you are feeling right now, you just nothing have matters. to do. Yes, you have to work. हाँ, और इसका मेरे को एक रीजन ये भी लगता है कि it is the lack of employment in India. हाँ, इंडिया में क्या है कि पिछले 10 सालों में जैसे हमने देखा है 2014 के बाद से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सो इन सब स्कीम्स से गवर्नमेंट का प्रमोशन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और हमारे पास जैसे कि आपको भी पता है कि यूनिकॉर्न्स कितने बड़े हैं। सो ठीक है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, बट क्या हम उस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हुआ है, क्या हमने उसके लिए क्या जो हमने स्किल डेवलपमेंट की बात करी थी, क्या हम वो स्किल दे पाए हैं? तो बिगेस्ट आंसर इज नो, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर होती, दे वुड हैव नोन देयर skills, they would have been paid better, and then उन्हें अपने हक भी पता होता कि उनके स्किल की क्या वैल्यू है। सो आज भी अगर मेरे को याद है 2008 में, आज भी मेरे को याद है 2008 में जो बेसिक पे शुरू होता था 8, 9, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, तो वही चीज़ आज भी शुरू है। नॉन टेक्निकल फील्ड में आज भी वही पे रोल पे हम एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, वो वहीं से ही शुरू होता आ रहा है। क्या इतने सालों में इन्फ्लेशन नहीं हुआ? इतने सालों में क्या हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो ये विकास हमें, जब हम किसी को एम्प्लॉय रखते हैं, उसकी सैलरी में क्यों नहीं दिखता इंक्रीमेंट? वर्क में इंक्रीमेंट होता है, वो वर्क तो बिल्कुल बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एज यू बिकम ओल्डर एंड ओल्डर, तो वर्कलोड इंक्रीज होता रहता है। यूपीएससी की तैयारी एक नशे की तरह होती है ना। इसके मतलब इस फेज से निकलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लोग नहीं निकल पाते, एक एडिक्शन सी हो जाती है, इस साल हो जाएगा। आपने कैसे किया? यूपीएससी की तैयारी की, जैसे कि आप बोल रही हैं, एक नशे की तरह होती है, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये नशा कहाँ से आता है? ये नशा आजकल जो जनरेशन है, जो आजकल के यूथ है, जो यूपीएससी के प्रिपरेशन एक्चुअल में शुरू करना चाह रहा है, तो उसको ये नशा आ रहा है इंस्टाग्राम रील से। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, आईएएस, बाकी तो नौकरी है। क्योंकि वहाँ पावर का रुतबा दिखाया जाता है कि जब आप एक वर्दी में आओगे, आप एक पद पे अपने स्थापित होगे, तो आपको क्या पावर मिलेगी। सो ये जो ड्रिवन है, ये जो मोटिवेशन है पीछे का, ये आपको यूपीएससी अचीव करने में मदद नहीं करेगा अनटिल अनलेस यू नो द इनसाइड आउट।
ऑफ अ यूपीएससी। ये यूपीएससी है क्या और वो क्या सर्विस देता है और आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ यू आर लाइक यूपीएससी के लिए मोटिवेशन आपको एक्सटर्नल नहीं चाहिए, वो इंटरनल मोटिवेशन आपको चाहिए। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए और उसकी प्रिपरेशन के साथ साथ एक प्रैक्टिकलिटी भी आपको होनी चाहिए, जो कि मुझे यूपीएससी में लगभग 3 से 4 साल अपने देने के बाद वो मुझे मिली कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो क्या लाइफ नहीं होगी। मैंने भी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो उसके अलावा भी तो लाइफ है। यूपीएससी पहले नहीं था, उसके बाद यूपीएससी आया, अगर यूपीएससी नहीं होगा तो उसके आगे क्या होगा। तो उसके अलावा भी लाइफ है, आपको अपने स्किल्स को पहचानना होगा कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो उसके अलावा मैं अपनी सेवाएं किसमें अच्छी तरह से दे सकता हूँ। एग्जैक्टली यही मेरा क्वेश्चन है कि लोग सोचते हैं कि यूपीएससी मिलेगा तो हम पब्लिक सर्विस कर पाएंगे। नहीं, पब्लिक सर्विस का यूपीएससी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सर्विस आप यूपीएससी के थ्रू ही कर पाओगे। पब्लिक सर्विस आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज, कई सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप पब्लिक सर्विस कर सकते हो। पब्लिक सर्विस है क्या? बेसिकली पब्लिक सर्विस है कि आपको पब्लिक की परेशानियों को समझना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनको प्रोवाइड कराना अपने एंड से, चाहे वो किसी स्कीम का किसी को लाभ दिलवाना हो, चाहे किसी को उसका हक दिलवाना हो, चाहे वो कानूनी तौर पे हो सकता है, चाहे वो उसको स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है। तो अगर आप जागरूक हैं, यूपीएससी आपको जागरूक बनाता है। यूपीएससी की जो जर्नी है, जो प्रिपरेशन है, वो आपको जागरूक बनाती है, आपको सक्षम देती है अपने अधिकार जानने में, दूसरों के अधिकार उनको दिलवाने में। अगर किसी के अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है तो आप उसके साथ खड़े रह करके वो उसको दिलवा सकते हैं, चाहे कोई भी राइट हो। अगर उसका सोशल लिबर्टी है या उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एनजीओ के साथ खड़े रह करके उसको एनजीओ से इंट्रोड्यूस करा करके उसके साथ आप कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि यूपीएससी का ही प्लेटफॉर्म है जो आपको सोशल सर्विस या सामाजिक सेवा देने के लिए एक वही सिर्फ प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। लोग कहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाती। बिल्कुल सही कहते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन जैसा कि आपने भी की है, मैंने भी किया है, मुझे भी पता है कि हम किस बैकग्राउंड से आते थे और हमारी नॉलेज क्या थी जब हमने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करी। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग आवर ग्रेजुएशन वी वर नॉट दैट अवेयर आफ्टर डूइंग दिस प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी की जो कहते हैं, एक फेमस हमारे टीचर हैं विकास दिव्य कीर्ति, तो वो कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अलावा सब लोगों को यूपीएससी की प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 से 2 साल तक करनी चाहिए। तो उसका रीजन यही है, उसका रीजन प्राइमरीली यही है कि वो आपको जागरूक बनाता है। यूपीएससी की जर्नी सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एक एग्जाम की जर्नी नहीं है, वो आपको बताता है कि समाज में कैसी चीजें हैं, क्या सरकार का दायित्व है, कैसे चीजें चलती हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या रोल है, कौन सा डिपार्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको किसी चीज के लिए किस डिपार्टमेंट, किस कंसर्न अथॉरिटी पे जाना है। सो अंटिल अनलेस यू नो एवरीथिंग। मामूली कलेक्टर जानता भी है कलेक्टर कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट सिटीजन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, पार्लियामेंट इलेक्शन आरओ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, सेंसस ऑफिसर, म्यूनिसिपल सुपरवाइजर, लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू, लैंड एक्वायरिंग, फार्मर लोन, होम लोन, ओल्ड एज पेंशन, इन सब के लिए जिम्मेदार कलेक्टर होता है। So what I feel, you should be knowing everything and that you can do if you opt for preparing for UPSC. You become a warrior. With not this mindset of clearing only the exam. अगर वो होता है well and good, नहीं होता है you will get something, आपकी पर्सनालिटी में बहुत आपका डेवलपमेंट होगा। That's for sure. Exactly. तो ऐसा लगता है ना कि जब तक हम लोग ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हैं तो हम तब तक सिर्फ उस मोटिवेशन के साथ पढ़ रहे होते हैं कि हमें मार्क्स आने हैं, मार्कशीट चाहिए, है ना। लेकिन असली जो एनहांसमेंट होता है ना पर्सनालिटी में, बेसिकली जो एक सोसाइटी को पर्सनालिटी चाहिए, वो मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी ही अपने आप में आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए आपकी पर्सनालिटी को उभारती है, आपको वो कॉन्फिडेंस देती है कि आप जानते हो आपके अधिकार क्या हैं, आपको किस तरह से किस व्यक्ति से बात करनी है। तो वो एक यूपीएससी की ही जर्नी, प्रिपरेशन की जर्नी आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो डेवलपमेंट आपके अंदर, वो स्किल सेट आपके अंदर डेवलप कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अभी स्ट्रॉन्ग है कि आपको जो एक समाज में रहने के लिए बना, जो पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगता इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो आपको अभी दे सकता है। यूपीएससी ने आपको हारना सिखाया है, लड़ना? यूपीएससी ने बेसिकली लड़ना, हारना तो नहीं बोलूंगा, मैं हारा आज भी नहीं हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ, मैंने अभी भी बोला कि मेरा जो पैशन था वो अभी भी मैं उस पर लगा हुआ हूँ, तो हारा तो बिल्कुल नहीं हूँ और हारूंगा बिल्कुल भी नहीं। जीना, लाइफ इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड,
सो यूपीएससी के बाद भी एक जिंदगी है, और होता है अच्छा है, नहीं होता तो अच्छा है, कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पकोड़े बेचना भी रोजगार है। आपको क्या लगता है कि मार्केट में नौकरियां हैं या हम सिर्फ डिग्री और सपने बेच रहे हैं? दोनों ही बातें सही हैं कि सरकार कहती है कि पकौड़े बेचना भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, तो हाँ, पकौड़े बेच के भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है कि मैं पकौड़े बेच रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा हूँ। और सरकार को लगता है कि सारे यूथ को, देश को की सारी सर्विसेज को छोड़कर अगर पकौड़े बेचने में ही लग जाना है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। सरकार इससे बेटर एग्जाम्पल सेट कर सकती है बाय प्रमोटिंग मोर एंटरप्रेन्योरशिप, बाय ब्रिंगिंग मोर स्किल पीपल। सो मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल ऑप्ट नहीं है एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट द्वारा कि एक पकौड़े बेचना भी एक एम्प्लॉयमेंट ही हो सकता है। सो आई डोंट थिंक कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बट येस इट कुड बी इन अदर सेंस। अगर मैं बात करूं डिग्री और सपने, जी हाँ, सिर्फ हमारे देश में बिजनेस हो चुका है आज का एजुकेशन सेक्टर, जहाँ पे डिग्रियां बेची जा रही हैं, जहाँ पे सपने दिखाए जाते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट में ये होता है। जैसे कि आपको अभी रिसेंटली विदित है, इंडिया के गलगोटिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे एक चाइनीज रोबोडॉग को ला करके जो कि 30-40 हजार रुपए का मिल रहा था, उसका स्किल सेट किया गया कि प्रमोट ओरायन या अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए एक चाइनीज रोबोडॉग को वहां पे एक उस समिट में, जहां पे हमारा देश की एक इमेज जाने वाली थी, प्रेस्टीज है, एक कंट्री की प्रेस्टीज है। सो यस, इस चीज को जो पेरेंट्स हैं उनको समझना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या है कि सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, एक पेरेंटिंग भी होती है जिसमें पेरेंट्स को ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए कि अपने बच्चे के स्किल्स को पहचानने में, तभी आप अपने बच्चे को गाइड कर पाएंगे कि बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें, मुझे लगता है तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तो वन शुड ट्राई एवरीथिंग, और जिसमें आपको सफलता मिलती है आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट तो चाहिए। यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत होता है ऐसा कि रिजर्वेशन आता है, लोगों को हर्ट करता है। अभी भी ये मुद्दा चल रहा है, यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं, आपको कभी फील हुआ है? रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो रिजर्वेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? रिजर्वेशन की ज़रूरत हमारे 1950s में थी, तो क्या वो चीज़ें अभी भी वैसी हैं? हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि रिजर्वेशन तब जो था तब वो सोशल जस्टिस लाने के लिए ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत तब थी, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि क्या हमें आज भी रिजर्वेशन चाहिए। अगर मैं बात करूं तो 2015 की ऑल इंडिया रैंक 1 टीना डाबी जी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके पेरेंट्स दोनों ही, एक आईआरएस और आईएएस, मुझे जानकारी नहीं है, बट दोनों पेरेंट्स ही ग्रुप ए सर्विसेज में थे। बट तो जो फैमिली ने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया और वो उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो गया, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चों को उस तरह के रिजर्वेशन की दोबारा जरूरत है। तो हमें आज जरूरत है कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करें। डू वी रियली नीड इट? जिन फैमिलीज का सोशल अपलिफ्टमेंट हो चुका है, मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि उनको रिजर्वेशन की वाकई में जरूरत है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी विल पावर नहीं है कि वो इसको रिव्यू भी करें। सो ये एक सोशल फैब्रिक है, जो जैसा चला आ रहा है वो वैसा ही चला आ रहा है। तो हमें वाकई में इस रिजर्वेशन सिस्टम की जरूरत है रिव्यू करने की। रिव्यू कर नहीं सकते ना, उनका वोट बैंक, वो पॉलिटिकल विल नहीं है बेसिकली। यस, वोट बैंक भी है, दूसरा सिस्टम फिर पूरा, जैसे अभी ये यूजीसी गाइडलाइन के ऊपर इतना हल्ला हो रहा है, डीयू में आए दिन होता रहता है। कोई ऐसा प्रिंसिपल जिसको आप पहले फॉलो करते थे, अब उसको नहीं फॉलो कर पाते? हाँ, वो प्रिंसिपल है बेसिकली। मैं हमेशा से एक सुबह उठने में बिलीव करता हूँ, और मैं, मेरा जो दिनचर्या रहती है वो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सुबह जल्दी से जल्दी उठ के अपना दिन शुरुआत करूँ, अपने दिनचर्या में लगूँ। बट येस, अब काम की वजह से जो मेरा वो एक स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। येस, दिस वॉज माई प्रिंसिपल टू वेक अप अर्ली एंड टू स्टार्ट माई डे अर्ली, बट आई एम नॉट एबल टू डू नाउ। सो येस, जैसे आपको पता है हमारा जो पॉडकास्ट है ना, इट इज बेस्ड ऑन द ज्ञान, बेसिकली गरीब युवा एंड अन्नदाता नारी, है ना। तो एज यू आर युवा, तो युवा होने के नाते आपको क्या लगता है, समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है, या कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे आपको उम्मीद लगती है कि आगे कुछ चेंजेस आएंगे? जैसे कि आपने बोला, एक हम युवा हैं और हम बहुत ग्रेटफुल है कि एक हम यूथ नेशन, जो हमारा जो देश है, जिसकी एक एवरेज एज मैं अगर बात करूं सिटीजन की, वो लगभग 30-35 है। तो हम अपने लाइफ स्पैन में वो गोल्डन पीरियड देख रहे हैं कि जिसमें हम अपने कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड होने की तरफ जाते हुए देख रहे हैं।
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, बाय द टाइम वी कंप्लीट 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वी वांट टू हैव आवर कंट्री एज डेवलप्ड, विकसित भारत। यस, विकसित भारत की जो हम बात करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है पिछले 10 सालों में जो मैं अपने आसपास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, डेवलपमेंट हो रहा है, वो अच्छा है, बट एट व्हाट कॉस्ट? डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग ट्रीज, डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन। सो जो डर लगता है वो ये है कि हमारे समाज में ये जो फैक्टर हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, वी शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस, वी शुड वर्क टुवर्ड दिस, कि किसी भी रोड का चौड़ीकरण करने के लिए हम हजारों पेड़ काट देते हैं, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, उससे प्रमोशन होगा पॉल्यूशन का, तो वो चीज़ हमें सोचनी चाहिए। और एक हमारे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश की यह पहचान है कि इट इज़ यूनाइटेड बीइंग अ डाइवर्स नेशन। इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो करीब 550 प्रोविंसेस थे, जिनको सरदार पटेल जो उस समय हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने यूनाइट करके एक भारत बनाया था, फेडरल बनाया था विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस, राइट। वो दौर जब भारत आजाद तो हो चुका था पर बिखरा हुआ था, राज्य, रियासतें और सीमाएं। और तब उभरे एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, संघर्ष में तपे, कर्तव्य में कठोर, राष्ट्रहित में अदम्य। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर वो काम किया जो कहा जाता था असंभव। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने कहा था, एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सो उस डाइवर्सिफिकेशन को रेस्पेक्ट करते हुए हमें सभी कल्चर की और सभी रिलीजन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जैसे कि हम पिछले 70 साल से रहते आ रहे हैं एक समाज में, एक सोसाइटी में बंध के, हमें वैसे ही साथ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम साथ बढ़ेंगे तभी हमारा जो सपना है विकसित भारत का 2047 तक वो पूरा हो पाएगा। बिल्कुल। अक्सर लोग बोलते हैं कि व्यवस्था खराब है, आपका कुछ कहना है? व्यवस्था लोगों से ही होती है, व्यवस्था समाज से ही होती है, और समाज का हम एक अंग है। व्यवस्था को अगर हम सुधार नहीं रहे तो व्यवस्था को अगर हम सुधार नहीं सकते तो हमें व्यवस्था खराब भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगा एक एग्जाम्पल की, एक कोई भी काम करने के लिए इंडिया में 2 सिस्टम चलते हैं। एक जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवर द टेबल, और एक अंडर द टेबल। तो अगर कोई काम हमारा ओवर द टेबल नहीं हो रहा है तो हम दूसरा ऑप्शन तलाशते हैं कि अंडर द टेबल कैसे होगा, जल्दी हो जाए। तो ये क्या है? व्यवस्था है, जो व्यवस्था को हम ही बिगाड़ रहे हैं। तो व्यवस्था समाज से होती है और समाज का हम हिस्सा हैं। तो व्यवस्था को बिगाड़ने से बेहतर है कि हम व्यवस्था को फॉलो करें। अगर सब लोग वही चीज फॉलो करेंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी, मुझे लगता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, चाइना बीइंग अ डिक्टेटर कंट्री, और वहाँ पे डिक्टेटरशिप कहते हैं कि वहाँ डिक्टेटरशिप है, शी जिनपिंग वहाँ का प्रेसिडेंट है, और डेमोक्रेसी में अच्छा डेवलपमेंट होता है, यू हैव राइट टू एक्सप्रेशन, फ्री स्पीच, दिस एंड दैट। बट चाइना, लुक एट चाइना हमसे बहुत आगे है, नो डाउट चाइना आगे है। तो कभी कभी डिक्टेटरशिप भी अच्छी होती है, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट कि जहाँ पे जो बिल्कुल इमरजेंसी जैसा हाल हो जाए, उस स्तर की भी नहीं। लोगों से ही व्यवस्था है, लोगों के लिए ही व्यवस्था है, तो लोगों को व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। अगर 10 में से 2 लोग भी सम्मान करेंगे, शुरुआत करने के लिए 2 लोग भी सम्मान करेंगे, तो 8 को शर्म आएगी, वो भी उस 10 के समूह का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो व्यवस्था लोगों से ही है, आपसे ही है। अगर इंडिविजुअली लेवल पे आप उस व्यवस्था का सम्मान करेंगे तो मुझे लगता है हमारा समाज उसको समझते हुए सब एक साथ एक मत में इस व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सोशल मीडिया यूज करते हो? बिल्कुल। क्या लगता है, सोशल मीडिया इज अ फ्यूचर और इट्स अ डिस्ट्रॉयर? सी, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अगर आप उसको अच्छे से उपयोग करोगे तो उसका फायदा है, और अगर उसको लत लगा लोगे तो उसका बुरा असर भी पड़ेगा। सोशल मीडिया जैसे कि अपने आप में एक्सप्रेशन है, सोशल मीडिया लाइक कि आप अपनी सोसाइटी की चीज़ें एक सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप अपनी पर्सनल स्पेस को सबको सोशलाइज करके सबको दिखा रहे हैं कि ये है, वो है, ऐसा है। बट एक हर चीज़ की सीमा होती है, अगर वो एक सीमा के दायरे में करी जाए तो उसके फायदे भी आपको मिलेंगे। अगर उसके सीमा का उल्लंघन किया जाएगा तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया अगर लिमिटेड यूज करा जाए, अगर उसकी एडिक्शन नहीं लगाई जाए और उसके फायदे पता हो और उसके फायदे में रहकर उसको उपयोग करा जाए तो वो बहुत फायदेमंद है। बिजनेस को प्रमोट करने में, किसी की आवाज बनने में, किसी को मदद पहुंचाने में। तो सोशल मीडिया का प्रमोशन मुझे लगता है कि इस उपयोग में अगर ज्यादा करा जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि अपने मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो वो सिर्फ आपके भविष्य को बर्बाद ही करेगा। आपको क्या लगता है, क्या रेगुलेशन लगाई जानी चाहिए सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया को रेगुलेट बिल्कुल करना चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि
अप टू एक एक्सटेंशन होती है हर चीज़ की, कि किस चीज़ पे किस तरह का कंटेंट डाला जा रहा है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप कोई भी पोस्ट डाल सकते हैं, भड़का सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं, और ये टूल्स हमारे देशों ने यूज़ करा है हमारे देश में आग लगाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए। तो उसका लिए रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हैं। IT एक्ट हमारा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमारे इन चीज़ों को गवर्न करता है, और हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये जो भी मेटी है, या अभी मेटी में मेरे ख्याल से गाइडलाइन दी थी कि अब जो भी आप कंटेंट डालोगे, अगर उसमें ये सब गवर्नमेंट का या कुछ भी आपने गंद फैलाया तो वो 3 घंटे में डिलीट कर दी जाएगी। पहले 24 घंटे दिया जाता था। हाँ। अब वो 3 घंटे में उसको डिलीट। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ सोशल मीडिया के यूजर्स हैं, कोई भी चीज वायरल होने में समय नहीं लगता, बहुत कम समय लगता है। किसी को इस चीज का फर्क, सोशल मीडिया का प्रभाव ये है कि किसी को यहाँ से एक स्तर से दूसरे स्तर पहुंचाने में समय नहीं लगाती है, उसी तरह से वो चीज आपको ऊपर से नीचे भी ला सकती है। तो आपको बहुत विवेक के साथ क्या आप पोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक जिम्मेदार सिटीजन बन के आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई भी चीज को पोस्ट करना चाहिए कि इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, या कौन व्यक्ति इससे आहत हो सकता है, या उस पर इस चीज का क्या मेंटल ट्रॉमा उसको हो सकता है। तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पे, इवन मैं कहूँगा कि एक स्कूल में भी, अपने करिकुलम में भी हमको इस पर डिबेट करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि सोशल मीडिया को आप किस तरह से अच्छे से उपयोग कर सकते हो। मेरे को याद है चाइना में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो वहाँ पे इवन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, जो एडिक्टेड हैं मोबाइल फ़ोन के, वो खाना नहीं खाते हैं, तो पेरेंट्स उनको इजी पेरेंटिंग के लिए, फीड करने के लिए उनको फ़ोन देते हैं कि बेटा तू फ़ोन चला ले, देख ले, रील देख ले, शॉर्ट्स देख ले, खाना खा ले। बट उसका दुष्परिणाम भी बहुत है। तो हमें कुछ सीखना चाहिए, और हमें सीखने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वहाँ पे एज वाइज रेगुलेटेड आवर्स हैं कि 14 साल का बच्चा है तो वो 2 घंटे 1.5 घंटा ही फ़ोन यूज़ कर पाएगा, 16 साल का बच्चा है तो वो 3 घंटे यूज़ कर पाएगा। दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो ये इस तरह के रेगुलेशन, मुझे लगता है ये अब समय है कि हमें इस तरह के रेगुलेशंस लाने चाहिए, ताकि हम डिजिटल डिवाइसेस को या सोशल मीडिया को एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए अच्छे से उपयोग करना हमें आना चाहिए। एग्जैक्टली, वी नीड टू अडॉप्ट देम। यस। अगर आपको सारी शक्तियाँ मिले तो आप समाज में क्या चेंज करना चाहेंगे? समाज में जो बदलाव मैं देख रहा हूँ वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सो अगर मुझे इतनी शक्तियाँ विदित कर दी जाती हैं, या मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे लिए 2 चीज़ें प्राइमरीली रहेंगी, एक हेल्थ सेक्टर और एक एजुकेशन। क्योंकि मेरे को लगता है ये 2 फैक्टर हैं, ये 2 सेक्टर हैं जिसको एम्पावरमेंट की है, जिसमें बहुत चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है। पहला एजुकेशन अगर हम अपने समाज में प्रमोट करेंगे और अच्छे से अच्छा एजुकेशन सिस्टम अगर हम लाएंगे, तो वो हमारे देश के फ्यूचर के लिए बहुत बेटर होगा। और जो चैलेंजेस आज हम अपने हेल्थ सेक्टर में देख रहे हैं कि सिस्टम में एक मैनेजमेंट की कमी, तो उसको मैनेज करना मुझे लगता है कि हमको सीखना चाहिए कोविड मैनेजमेंट से, कि हमने किस तरह से कोविड को मैनेज किया। सो वो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। सो यस, दीज आर द 2 थिंग्स आई वुड लव टू वर्क ऑन। एंड व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया? नारी पे बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट हमारी गवर्नमेंट प्रमोट करती है, तो मैं वही कहूँगा, बीइंग नॉट जेंडर स्पेसिफिक, जो सही है उसका साथ देना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलने का आपके अंदर दम होना चाहिए। वुमेन अच्छा कर रही हैं, करना चाहिए, उनको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी है, उनके साथ बिल्कुल भी मैं गलत के पक्ष में नहीं हूँ कि वो अगर इंडिपेंडेंट हो रही है मैं ये कहूँगी कि वो गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हकदार हैं और उतना उनमें सक्षम हैं कि मर्दों के साथ वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल सकें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा आपका ऑपरेशन सिंदूर। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट ऑफिसर, सम कुरैशी, इट वाज सम कुरैशी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सरकार उसे प्रमोट कर रही है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार उन्हें लड़ाकू विमान उड़ाने की ताकत दे रही है, बिल्कुल उड़ाए, उनको आर्टिलरी में भी लाए, उनको हर तरह के सर्विसेज में, बी इट पुलिसिंग, एजुकेशन, बी इट हेल्थ केयर। सो बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल। और कुछ आप कहना चाहेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए? तो माय जनरल एडवाइस, ऑल्दो ये आपके ऊपर है आप लेना चाहो या नहीं, यूपीएससी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं आज का यूथ, मैं उनसे कहूँगा कि यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करें, बट सिर्फ यूपीएससी को ही अपनी लाइफ का गोल ना बना लें। क्यों?
उस प्रिपरेशन में आप क्या खो रहे हैं आपको अभी शायद इसकी नॉलेज नहीं होगी, आपको शायद तब पता चलेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसा लगे, बट ये हार्श रियलिटी है। द सक्सेस रेट इज 0.001%, राइट? सो एवरी ईयर अबाउट 7 to 8 lakhs फॉर्म आर फिल्ड ओनली फॉर 1000 वैकेंसीज। सभी को हाँ और सब लोग आईएएस नहीं बन जाएंगे। और मेरे को लगता है कि यूपीएससी के बाद अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आईएएस, जबकि वो लगभग 23 सर्विसेज आपको देता है। यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट आईएएस और ऑल इंडिया सर्विसेज, इट हैज अबाउट 23 सर्विसेज। सो यू शुड बी विजिलेंट अबाउट दोज सर्विसेज। यू शुड नो, यू शुड गिव योर बेस्ट, बट यू शुड नॉट मेक इट लास्ट। इसके अलावा भी यूपीएससी के बाद भी लाइफ है, आई फील। तो आपको लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, इस प्रिपरेशन की जर्नी को आप एंजॉय करो। यू नेवर नो, अगर आपका लक साथ देगा तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठोगे, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी लाइफ है जो आपको थॉरली एंजॉय करनी चाहिए। ओके, अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर। यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? मॉर्निंग पर्सन। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट। बुक्स और मूवीज? मूवीज। कॉल और टेक्स्ट? कॉल। गो टू फूड? राजमा चावल। फनीएस्ट थिंग यू लव टू डू? बच्चा बनना। जैसे मेरे अंदर एक नेचर है, इसके बारे में शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे या वो लोग जानते होंगे जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जैसे कि मेरी माँ, मेरी वाइफ। सो मेरे घर पे मैं बहुत फ्रेंडली माहौल रहता है। मैं बहुत एक चीयरिंग पर्सन हूँ, एज इन कि मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत नहीं है, मैं ज़्यादा स्ट्रेस ले भी नहीं पाता हूँ। मेरी वाइफ कहती है कि मैं स्ट्रेस ज़रा सा भी होता है मैं पागल हो जाता हूँ, वो सच है। तो उसको लाइट अप करने के लिए मैं बिल्कुल हमेशा कोशिश करता हूँ, एक जॉली नेचर, एक किडिश बिहेव करता हूँ। सो वो मुझे करना अच्छा लगता है। बिगेस्ट फेयर? डर लगता है? बिगेस्ट फियर इज कॉन्फ्लिक्ट। बिगेस्ट फियर इज कॉन्फ्लिक्ट, बस दैट्स कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट, यस। योर डे मूवमेंट टू एंजॉय योर लाइफ, मतलब कुछ भी जो आप डेली एंजॉय करती हो, डेली basis पे? Right now I enjoy my company like as I have work from home, so I enjoy my company with my wife, doing things, discussing this and that of office things and domestic things. So वो मुझे पसंद है। वो नहीं होती है तो मुझे नहीं रहा जाता, मुझे वो स्पेस में नहीं रहा जाता जो मेरे को एक आदत है उसके साथ शेयर करने की। So yes, I enjoy her company. So this is the lovely moment for me from the day. चलिए, lovely meeting you. Okay guys, we are done here. मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। शीशा दिखाते रहो।